गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 14 अप्रैल 2021 है, दिन है वेंसडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। कल हमने सार्क के बारे में बात की थी, आज हम बिम्स्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। देन वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक बहुत ही बैलेंस्ड आर्टिकल लिखा गया है। एबॉर्शन के ऊपर एक आर्टिकल है, वैक्सीन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट्स अबाउट मेडिकल ट्रायल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ आइटम से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आपको पता है कि कल हमने बात की थी कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर हैं। तो इंडिया और फ्रांस के डेलीगेशन के बीच में एक मुलाकात हुई, इंडिया एंड फ्रांस, टू एडवांस द शेयर्ड पोस्ट कोविड एजेंडा थ्रू क्लोज कोलैबोरेशन। दोनों देशों ने बहुत सारे क्षेत्रों में, क्लाइमेट चेंज हैं, कोविड की इम्पैक्ट कैसे दुनिया पर हुई, फिर इंडो पैसिफिक, फ्रांस जो हैं उनके बहुत सारे आइलैंड्स इंडियन ओशन में है, जैसे कि रीयूनियन आइलैंड। तो फ्रांस भी इंडियन ओशन का एक, इस प्रकार से, इस आइलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रांस भी एक स्टेक होल्डर हैं इंडियन ओशन का। तो इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ट्राइलैटरल मैकेनिज्म के बारे में बातचीत हुई, और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के बारे में, जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई। फ्रांस और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार जो है, ये $10.75 बिलियन तक पहुंच गया है, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस ही कर रहा है। तो दैट्स गोइंग इन गुड डायरेक्शन। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, इसके बारे में भी दोनों देशों ने अपनी एक इच्छा व्यक्त की है। WHO एजेंसीज अर्ज कंट्रीज टू सस्पेंड सेल ऑफ लाइव वाइल्ड मैमल्स इन फूड मार्केट। जो वुहान में हुआ था, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको खाया जाता है, उनकी एक मार्केट होती है, वहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो इन वाइल्ड एनिमल्स को ख़रीदते हैं। तो WHO ने सभी देशों को कहा है कि ऐसी वाइल्ड मैमल्स की जो फूड मार्केट है उनको बंद कर दीजिए। रशिया ने यूएसए को ये चेतावनी दी है कि आप क्रीमिया से दूर रहिए, और यहाँ पर आपकी वॉरशिप्स जो हैं वो नहीं आनी चाहिए। हमारे देश में 11 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया। इंडिया EU पार्टनरशिप कैन इमर्ज एज ए मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा पीयूष गोयल साहब ने कहा है। NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 600 करोड़ रुपए की लोन जो है वो यूएस बैंक से ली है। नीति आयोग ने एक पोषण ज्ञान अभियान लॉन्च किया है, पोषण ज्ञान को लॉन्च किया है। ये एक वेबसाइट है, डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इंटेल कंपनी जो है उनके CEO के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंटरेक्ट करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रिजेक्ट किया है कि देश में कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज है। सेंटर फास्ट ट्रैक्स इमरजेंसी अप्रूवल्स फॉर फॉरेन कोविड-19 वैक्सीन, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। फिर जो 6th एडिशन है राइजीना डायलॉग, ये फॉरेन मिनिस्टर्स और फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ एक डायलॉग है। तो इसका 6th एडिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया है। टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने ये बताया है कि एलिमिनेटिंग टीबी फ्रॉम इंडिया टू हैव डीपर रेमिफिकेशंस फॉर द होल वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स हमारे देश में हैं। और पीयूष गोयल साहब ने ई-सांता को इनॉग्रेट किया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है एक्वा फार्मर्स के लिए, जो मैरीटाइम प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे नाविक, या फिर जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग
NSCSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। इससे ये जो ई सांता है इसमें फार्मर्स और बायर्स दोनों एक दूसरे को, एक मार्केट है जिसमें फार्मर्स और बायर्स एक दूसरे को मिल पाएंगे। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने USA, UK, यूरोप और जापान, ये 4 देशों में, और इसके अलावा जो WHO के द्वारा लिस्टेड जो वैक्सीन्स हैं, तो उन वैक्सीन्स के अप्रूवल के लिए एक व्हाट वी से द राइट वर्ड इज के उनके अप्रूवल के लिए सरकार ने ये कहा है कि वो तैयार हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र, मॉडर्ना, तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो अगर यहाँ पर आकर एक एप्लीकेशन करेगी तो फिर सरकार उनको जल्दी परमिशन दे देगी। और हमारे देश में जैसे ये आंकड़ा हमने देखा 110 मिलियन, यानी कि 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है, और ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो दवाई है, इनकी वैक्सीन जो है, ये एक स्पेशल इंटरेस्ट है बिकॉज ये एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, एक ही डोज आपको लेना है, दैट्स इट, यू आर डन। और जॉनसन एंड जॉनसन का एक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। चाइनीज़ वैक्सीन्स को भारत ने अलाउ नहीं किया है। रेमिटेंस यानी कि आप जो पैसे, लेट्स से कि आप महाराष्ट्र में, आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो आप लेट्स से महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं, तो खर्च और सारी चीज़ें आपने खर्च निकाल लिया, आपका रेंट निकाल लिया, खाना पीना एक्सेट्रा, और बाद में आपके पास में 6-7 हज़ार रुपये बचते हैं, तो ये पैसे जनरली लोग जो हैं अपने घर वापस भेजते हैं उत्तर प्रदेश में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर कोई फॉरेन में है तो फॉरेन में भी ऐसा ही होता है कि फॉरेन में बेटा है, बेटी है, तो पैसे कमाएं तो कुछ पैसे जो हैं वो वापस घर भेजते हैं, तो इसको कहते हैं रेमिटेंस। तो अब देखिए कि ये 2 वीक का जो समय है, 15 दिनों के अंदर जो महाराष्ट्र में काम करने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारी जगहों पर, और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ पर काम करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों के लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब उनका काम जो है वो छूट रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ दिस लोकल लॉकडाउन्स। तो इसकी वजह से रेमिटेंस जो है उसमें लगभग 10% जितना ड्रॉप देखने को मिला है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 12% अप है। 10.7 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने कलेक्ट किए इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020। इससे पहले का जो साल था इसमें सरकार ने कुछ 9.54 लाख करोड़ रुपीस हासिल किए थे। इस बार 10.71 लाख करोड़ रुपीस हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। ये जीएसटी और नॉन जीएसटी रेवेन्यूज़ का टोटल है। बाइडन लेवी, आईटी फार्मा कंपनीज जो हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उनको लगता है कि ये बाइडन लेवी की वजह से उनको और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हाट इज़ बाइडन लेवी? हाल ही में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मिनिमम टैक्स अप्लाई करने की बात बताई है। उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसी कंपनी, लेट्स से अगर वो 28% जितना टैक्स, कोई कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही हैं और उन्होंने अगर 28% जितना टैक्स पे नहीं किया है, तो फिर यूएसए जो हैं वो ऐसी कंपनी के ऊपर कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाएंगे। तो इसको लेकर हैं और बहुत सारे देशों ने इसका विरोध भी किया है। एनीवे, जब फ्यूचर में इस टॉपिक को लेकर एक स्पेशल एडिटोरियल या फिर आर्टिकल आएगा तो हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, दिस वन इज़ बिम्स्टेक। कल हमने सार्क के बारे में बात की थी, तो व्हाट इज़ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1 अप्रैल को फॉरेन मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। ये 17th मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट? इट इज़ नॉट ए समिट। समिट में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो मिलते हैं, लेकिन ये एक मीटिंग थी और ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, विच इज़ ए गुड थिंग ऑफ कोर्स। और जो मेजर टास्क था उनके लिए वो ये था कि जो नेक्स्ट समिट है जिसमें टॉप लीडर्स मिलेंगे, तो ये 5th मीटिंग होगी और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये श्रीलंका में होने वाली है। तो उससे पहले का जो ग्राउंड वर्क करना है, एग्रीमेंट्स जो होंगे, ये सारी चीज़ों को काम करने, मीन्स ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का काम जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स।
इन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट्स मिले, उनसे पहले ग्राउंड वर्क जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है, ताकि जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स जब भी कोई एक समिट होती है तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन, और उसके बाद एग्रीमेंट्स जो हैं उनको साइन किया जाता है। तो 1 अप्रैल को ऐसी एक मीटिंग हुई थी ना। बिम्स्टेक जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो नाम से ही पता चल गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो डायरेक्टली एक लिटोरल स्टेट है, यानी कि ये देश जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी एक लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 7 देश हैं, लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम। फर्स्ट वन इज़ इंडिया, सेकंड नेपाल, थर्ड है भूटान, फोर्थ बांग्लादेश, फिफ्थ इज़ म्यांमार, सिक्स्थ इज़ थाईलैंड एंड सेवंथ इज़ श्रीलंका। नाउ डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि नेपाल और भूटान जो हैं ये दोनों देश तो लैंड लॉक्ड देश हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, इज़न्ट इट, के बिम्स्टेक में से नीचे दिए गए लिस्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से 2 देश लैंड लॉक्ड देश हैं। तो याद रखना, इट इज़ नेपाल एंड भूटान। इसमें याद नहीं रखना है, आपको इस मैप को अच्छी तरीके से देख लेना है। तो नेपाल और भूटान 2 ऐसे देश हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते, बाकी सारे देश जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट। और यहाँ पर इन सारे देशों के फ्लैग्स भी हैं, आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी साहब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उस टाइम पर उन्होंने सार्क के देशों के लीडर्स को इनवाइट किया था। याद होगा कि उस टाइम पर नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी भारत आए थे। स्वेरिंग इन सेरेमनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो शपथ समारोह हैं उस टाइम पर। और 2019 में जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो सेकंड स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट किया था। आई एम श्योर आपको ये भी अब याद आ गया होगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बिम्स्टेक जो है, सार्क की तरह बिम्स्टेक भी एक लंबे टाइम से डोरमेंट रहा है। इतना कोई ख़ास बड़ा अचीवमेंट बिम्स्टेक का नहीं रहा है, और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, और ये सारे देशों के लिए एक चिंता का विषय है कि ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी बिम्स्टेक जो एक ग्रुप बन सकता था, जिस लेवल पर वो पहुंच सकता था, उस लेवल पर नहीं है, बहुत ही नीचे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ने कोविड-19 के दौरान भी मीटिंग्स की, जैसे कि बिम्स्टेक, माफ़ कीजिएगा, जैसे कि G20, आसियान की मीटिंग हुई थी। फिर SCO की, G20 के बारे में मीटिंग पहले कैंसिल की गई थी। सऊदी अरेबिया हेड था 2020 में, जो चेयर था वो सऊदी अरेबिया था। तो सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये सजेशन दिया कि एक वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, अगर फिजिकली ना मिल पाए, बिकॉज ऑफ कोविड-19 की उस टाइम पर शुरुआत थी। तो G20 की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, आसियान के लीडर्स मिले, SCO की मीटिंग हुई, राइट। इनफैक्ट सार्क की भी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग। याद है आपको, जब एक कोविड-19 की शुरुआत हुई, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की थी और सारे देश जो हैं वो शामिल थे उसमें। इमरान खान नहीं आए थे, उन्होंने शायद अपने फॉरेन मिनिस्टर को उस मीटिंग में भेजा था, वर्चुअल मीटिंग थी। तो ये सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन बिम्स्टेक की मीटिंग जो है वो नहीं हो पाई या फिर नहीं की गई। बिम्स्टेक की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं क्विकली। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 से इसका जन्म हुआ। उस टाइम पर पहले 4 देश थे। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि स्टार्टिंग में कौन कौन से देश थे: इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। फिर धीरे धीरे ये एक्सपांड हुआ और फिर बाद में 3 और देशों को ऐड किया गया: म्यांमार, नेपाल और भूटान को। सार्क का प्रॉब्लम मैंने आपको कल समझाया कि पाकिस्तान और इंडिया के इश्यू की वजह से सार्क जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो भारत ने यह सोचा कि अगर सार्क बढ़ नहीं रहा है इतना आगे, तो लेट्स फोकस मोर ऑन बिम्स्टेक। तो तब से बिम्स्टेक जो है वो भारत के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। 2018 में 4th लीडर्स समिट हुई थी काठमांडू में, और उस टाइम पर इसको और ज़्यादा फॉर्मल बनाने की कोशिश की गई। इसका चार्टर तय किया गया ताकि एक फॉर्मल और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिम्स्टेक को मिले, और शेयर्ड गोल्स के बारे में बात की कि एक पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन होना चाहिए। ये कुछ बड़ी बड़ी बातें उस टाइम पर हुई थी।
अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 1 अप्रैल 2021 को, तो इस मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक ने क्या किया है कि मेंबर्स जो हैं उनको कुछ टास्क दे दिए हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर किसी एक देश की एक्सपर्टीज़ है, तो वो उनको देखेंगे। तो सभी अपने अपने असाइंड एरियाज़ जो हैं स्पेशल इंटरेस्ट के, उसके ऊपर फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ कि एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी ये भी होनी चाहिए, तो नेक्स्ट समिट में इसके ऊपर भी एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 और एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं जो एक क्रिमिनल मैटर्स के साथ एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के, एक दूसरे देशों में एक दूसरे के कैदियों को भेज देना, फिर कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एकेडमीज़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट्स जो हैं वो आने वाली मीटिंग में हो सकते हैं। 2018 की बात करें तो जो फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने ये सजेस्ट किया कि बिम्स्टेक के जो देश हैं उनको जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देना चाहिए, तभी जाकर बिम्स्टेक एक रियल गेम चेंजर बनेगा। ये ट्रेड जो है ये गुड्स में होना चाहिए, सामान, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इसके साथ साथ हार्मोनाइजेशन को हम प्रमोट करें यहाँ पर, फिर रीजनल वैल्यू चेन डेवलप करें, नॉन टेरिफ बैरियर्स को हटाएं। रीजनल वैल्यू चेन यानी कि भारत में कोई एक मैकेनिकल पार्ट बन रहा है, फिर वो म्यांमार यूज़ कर सके, म्यांमार में कोई चीज़ है वो श्रीलंका जाए, श्रीलंका से भूटान और भूटान से भारत, तो इस प्रकार से पूरी एक वैल्यू चेन हम डेवलप करें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं। तो दैट्स व्हाट वैल्यू चेन इज़ ऑल अबाउट, कि उसमें प्रोडक्ट या फिर सर्विस में वैल्यू ऐड हो। ये सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं हम, राइट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिम्स्टेक जो है वो इतना कोई ख़ास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। हाँ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि अब हमें सिक्योरिटी के ऊपर कम फोकस करना चाहिए, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा। लेकिन व्हाट वी शुड डू इज़ कि सिक्योरिटी के ऊपर अगर चीज़ें अच्छी चल रही है तो उसके ऊपर ब्रेक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। द बेस्ट थिंग इज़ कि बिजनेस, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। और ये सारे देशों के टॉप बिजनेस लीडर्स एक दूसरे के साथ मीटिंग करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक प्री सपोजेस कोर्डियल एंड टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशंस अमंग ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिम्स्टेक के देशों के बीच में कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि इंडिया और नेपाल के बीच में इश्यू चल रहा था, इंडिया श्रीलंका के बीच में इश्यू चल रहा था, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में इश्यू चल रहा है। इट्स अबाउट दिस रोहिंग्या रेफ्यूजीज़। फिर दूसरे जो इश्यूज़ हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर इज़ सार्क की अनसर्टिनिटी की इम्पैक्ट इसके ऊपर हो रही है। थर्ड इज़ चाइना। कुछ देश ने यह कहा कि चाइना को हमें एक पार्टनर बना लेना चाहिए। भारत ये कभी भी इस बात के ऊपर मानेगा नहीं। और फोर्थ चीज़ जो है दैट इज़ जो म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, तो ये भी एक चिंता का विषय है बिम्स्टेक के लिए। एक ये भी सजेशन आया है कि बिम्स्टेक का नाम अब चेंज करके द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी कर देना चाहिए, राइट, बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। अब देखते हैं ये होता है या नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, क्लाइमेट चेंज नॉइज इंडियाज रोल एज कंडक्टर। अभी 1-2 दिन पहले भी हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की थी, तो आज हम फिर से इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर कोविड के ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूं तो कुछ उसमें नया होगा, कुछ हमारी नॉलेज में एक्सपांशन होगा। उसी टॉपिक्स को मैं, ऑफ कोर्स रिपीटेटिव टॉपिक्स, अगर एक ही टॉपिक जो एक ही बात बताई जा रही है एक अलग तरीके से, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जॉन केरी हमारे देश में आए थे और नेट ज़ीरो के बारे में बातचीत हुई। भारत नेट ज़ीरो के साथ भारत इज़ नॉट हैप्पी विद नेट ज़ीरो। हम कहते हैं कि हमें डेवलप होना है और उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज चलानी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेट ज़ीरो हमारे लिए फिट नहीं बैठता है। भारत ने फिलहाल नेट ज़ीरो कोई डिक्लेयर नहीं किया है। यूएसए और दूसरे देश हमें प्रेशर कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द नेट ज़ीरो जो है, जो आप टारगेट है 2050 तक, आप अपना देश को नेट ज़ीरो बना लीजिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? हाल ही मीन्स आने वाले दिनों में 22 एंड 23 अप्रैल को एक लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट होने वाली है, ये जो बाइडन कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, नेट ज़ीरो इज़ गुड, नेट ज़ीरो इज़ नॉट बैड।
क्लाइमेट एक्शन तो सभी को लेनी पड़ेगी, और जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं तो वी ऑल नो। अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि इतने साइक्लोन्स हो रहे हैं और ये जूनोटिक डिजीज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग देश जैसे कि भारत जैसे देशों को अपने देश में गरीबी भी हटानी है। गरीबी नहीं हटेगी तो फिर ये क्लाइमेट चेंज को आप रोक नहीं पाएंगे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा दिया है इस आर्टिकल में। सॉल्यूशन ये है कि रिटायरमेंट प्लान जो होता है उस तरीके से हमें जो एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान है। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आज आपकी एज 21 ईयर्स है और आपको फर्स्ट जॉब मिली और आपकी सैलरी है लेट्स से 25,000 रुपीज़। ओके, तो पहली सैलरी तो आप खाने पीने में और दोस्तों को पार्टी देने में, अभी तो कोविड चल रहा है, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड आप फिल्म देखने जाएंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, शायद मोबाइल खरीदें या फिर एक मोटरसाइकिल खरीदें, लोन लेंगे। ऑफ कोर्स 25,000 में तो आपको बाइक या फिर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, बट आप थोड़ा बहुत ऐसा खर्च करेंगे, विच इज़ ओके, राइट। फिर 2-3 महीने के बाद यू शुड थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट प्लान। आप सोचेंगे आई एम जस्ट 21 नाउ, अब मैं रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोचूं। बट जस्ट इमेजिन कि अगर आपने 25,000 में से सिर्फ 500 रुपीज़ हर मंथ, एवरी मंथ यू आर सेविंग 500 रुपीज़, आप कहीं पर सेव कर रहे हैं, कोई रिटायरमेंट प्लान जो है उसको आपने स्टार्ट किया, तो जब आप 60 ईयर्स के होंगे, 40 साल के बाद, और मैं ये कह रहा हूँ कि 25,000 आज है, 3 साल के बाद अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो उस हिसाब से आप 2,000 रुपये सेव करेंगे या फिर 3,000 व्हाटएवर। तो ऐसे पैसे जब आप सेव करते जाएंगे तो जब आप 60 ईयर्स के होंगे, 40 साल के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप जब 60 के हो जाएंगे, 60 से 80 या फिर 85, 90, 100, गॉड ब्लेस यू, आप 100 साल जिए, लेकिन आपके पास इतने पैसे रहेंगे कि उसमें से इतना इंटरेस्ट भी आएगा कि आप उस टाइम पर जो भी इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ों को आप एक रीजनेबली गुड लाइफ जी पाएंगे अगर आपने पूरा अपना जीवन जो है वो सेव किया है। तो इसमें हमें क्या समझने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म छोटे छोटे स्टेप्स भी इम्पोर्टेंट हैं और एक लंबा गोल भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपकी एज 45 ईयर्स हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूं तो अब मैं सेव करने की शुरुआत करूं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को आप मैच नहीं कर पाएंगे, भले ही आप 2 लाख रुपए कमा रहे हों। तो इट्स समथिंग सिमिलर, राइट, कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और छोटे छोटे स्टेप्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन दोनों को डीलिंक नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भारत को नेट ज़ीरो जो है उसके बारे में भारत को भी सोचना ही चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हमने कई बार कहा है कि कोई एक देश अगर पॉल्यूशन कंटिन्यू करेगा और बाकी के सारे देश ने नेट ज़ीरो अचीव कर लिया तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। सभी देशों को नेट ज़ीरो अचीव करना है, लेकिन सभी का टाइम जो है वो अलग होना चाहिए। ये एक पॉइंट भारत रख सकता है। भारत को पूरे विश्व यानी कि प्लेनेट और सभी लोगों की प्रॉस्पेरिटी, अपने और सभी लोगों की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचकर नेट ज़ीरो के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। भारत ने ही एक क्लाइमेट जस्टिस क्लोज ऐड करवाया था। मैंने क्लाइमेट जस्टिस अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इज़न्ट इट। नाउ द थिंग इज कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्लासिफाई करता है कि किसी देश की जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम यानी कि एक व्यक्ति साल में 12,500 जितने डॉलर्स कमाता है तो उस देश को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। 2019 की प्राइस के हिसाब से अगर आप $12,536 पर ईयर कमाते हैं देन योर देश इज ए डेवलप्ड कंट्री। अब यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये डेवलप्ड देश हैं, तो इनका नेट ज़ीरो का जो टारगेट है ये 2050 नहीं 2035-40 होना चाहिए। ये ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं, तो 15 साल में इन देशों को, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को और दूसरे डेवलपिंग देशों को 2035-40 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेना चाहिए। चाइना जो है ये हाई इनकम की कैटेगरी में 2025 में आ जाएगा, तो 2045 तक। चाइना ने 2060 जो कहा है ये नहीं होना चाहिए, चाइना का होना चाहिए 2040। भारत 2050 तक हाई इनकम ब्रैकेट में आ जाएगा, तो भारत का टारगेट होना चाहिए 2070। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन कि हमें ये कहना चाहिए कि जो डेवलप देश हैं वो फटाफट नेट ज़ीरो का टारगेट जो है वो अचीव करें, और जो डेवलपिंग है जैसे ही वो हाई इनकम कंट्री में आते हैं तो 15-20 सालों के अंदर उनको नेट ज़ीरो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ये हो गया बड़ा टारगेट। छोटे छोटे टारगेट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना, ग्रीन एनर्जी के ऊपर निर्भरता, ये सारी चीज़ें हम कर भी रहे हैं। और G20 देशों की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी देश का है तो भारत का है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स भी हमें तय करने ही चाहिए। ये बोथ आर नीडेड, ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बोथ आर नीडेड। और जब भी ये टॉपिक आए तो रिमेंबर रिटायरमेंट प्लान वाला एग्जाम्पल जो है वो याद रखिएगा। दिस विल हेल्प यू लॉट। अगर नेट जीरो के ऊपर आपको मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है, देन आई एम श्योर दिस आंसर विल इम्प्रेस द एग्जामिनर। ए स्मॉल स्टेप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट भारत में अभी एमेंड किया गया और इसको पास किया गया। ये एक सही दिशा में एक कदम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जंप नहीं है। जो 1971 का एक्ट था उससे तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि it allowed the termination of pregnancy beyond 24 weeks if there are fetal anomalies। अगर जो बच्चा है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है लेट्स से प्रेगनेंसी को लेकर, और जिसमें जो माँ है उसकी या फिर होने वाली माँ जो है, जो लेडी बच्चा कैरी कर रही है, अगर उसकी जान के ऊपर खतरा है तो 24 वीक्स के बाद भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे रूल्स थे, लेकिन फिर उसमें क्या था कि आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की। एक एक टाइम टिक कर रहा है, एक स्टॉप वॉच, एक टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है जब ऐसी सिचुएशन होती है। और फिर 1-2 हफ्ते भी अगर चले जाए तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल थिंग। तो केसेस भी हुए, केसेस होते थे, कोर्ट में जाना पड़ता था। तो अब कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं, छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि एक मेडिकल बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म कर सकती हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी जो है वो 20 हफ्तों के अंदर है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो एबॉर्शन के लिए परमिशन दे सकता है, राइट। एक क्वालिफाइड डॉक्टर कहेगा कि हाँ एबॉर्शन, अगर महिला कह रही है और डॉक्टर कह रहे हैं तो फिर एबॉर्शन हो जाएगा। पहले 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन लेने पड़ते, तो इसमें भी एक डॉक्टर ने यस कहा, एक ने नो कहा, तो उसमें भी काफ़ी वक्त चला जाता था। आज तक जो है वो हस्बैंड शब्द लिखा जाता था, लेकिन अब हस्बैंड को चेंज करके पार्टनर लिखा गया है। तो आज की रियलिटी को ध्यान में रखते हुए किया है। अनमेरिड लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है और उसके बाद जो है वो लड़का और लड़की जो है वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, फंस जाते हैं, व्हाटएवर, कि अब वो क्या करें। और फिर इलीगल रास्ते चुने जाते हैं और ये काफ़ी अनसेफ भी हैं, क्योंकि हमारे देश में हर साल 8 लाख जितनी अनसेफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, 8 लाख। तो इट इज़ बेटर कि ये अनमेरिड कपल्स के लिए भी अब इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो दैट्स अ गुड थिंग, जान बच जाएगी। हमारे देश में सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस भी होते हैं, भ्रूण हत्या होती हैं, राइट, लड़कियों की, तो फीमेल फिटिसाइड जो हम कहते हैं, तो ये ना हो, इसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ जो इस आर्टिकल में बताई है कि ये जो नया अमेंडमेंट है, नया बदलाव है, वो भी अब ये भी कोई परफेक्ट नहीं है। द रीज़न इज़ कि प्रेगनेंसी जो है वो टोटली एक महिला का डिसीजन होना चाहिए, उसको बेबी कैरी करना है या नहीं, दैट शुड बी एट उस पर्टिकुलर महिला का डिसीजन जो भी है। शादी हो गई है, नहीं हुई है, व्हाटएवर इट इज़, अगर महिला को लगता है कि नहीं मुझे ये प्रेगनेंसी, ये बच्चा जो है वो गिरा देना है, देन इट शुड बी हर डिसीजन। इसमें सरकार और दूसरे लोगों को दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में 60 ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसा लॉ है कि किसी भी पीरियड में, राइट, जेस्टेशन के किसी भी, ये जो 9 महीने का वक्त होता है, तो इसमें किसी भी टाइम अगर महिला चाहे तो प्रेगनेंसी को ड्रॉप कर सकती हैं। और आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक एडवांस स्टेज में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, सेफ एबॉर्शन किया जा सकता है। तो ये जो मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है, ये चीज़ हमें इस बिल में नज़र नहीं आ रही है। तो दैट्स द बिगेस्ट लूप होल इन दिस बिल। मूविंग ऑन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अनदर बिगिनिंग। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कल हमने इसके बारे में बात भी की थी। अब हमारे देश में आज तक कोविशील्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और उसके बाद कोवैक्सीन
और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यूएसए, यूके, यूरोप, जापान और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज़ वैक्सीन हैं, उनको भी भारत ग्रीन सिग्नल देगा। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरे देशों के अंदर ट्रायल्स किए गए हैं, उन दवाओं को हमारे देश में, उन वैक्सीन को हमारे देश में अगर अप्रूव करेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यूके और यूएसए ने काफ़ी एक इनफ स्टॉक क्रिएट कर लिया था वैक्सीन का, भारत ने ऐसा नहीं किया और शायद इसी वजह से ये खबरें आ रही हैं। सरकार तो कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन कुछ राज्य, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश जो एक बीजेपी का राज्य है, वो भी कह रहा है कि शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी देश जो है वो वैक्सीनेशन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। वी हैव टू परचेज, वी हैव टू बाय वैक्सीन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमारे देश में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो उनको दवाई बेचेंगे। ऑफ कोर्स वो भारत में भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश ज़्यादा पैसे देगा, द हाईएस्ट बिडर जो होता है, उनको सबसे ज़्यादा वैक्सीन क्वांटिटी वाइज वो प्रोवाइड करेंगे। लास्ट ईयर जो चीज़ें हुई थी जब कोविड की शुरुआत हुई, हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग में दवाइयाँ मिल रही थी, ये सारी चीज़ें फिर से हमारे देश में चल रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। अब एक साल के बाद भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कोविड को लेकर। कोई लोग कह रहे हैं मास्क पहनने से कुछ नहीं होता, कोई कह रहे हैं मास्क पहनना चाहिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, राइट। कोई जो स्टीम इन्हेलेशन के मशीन्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मल्टीविटामिन्स लेने की, मिनरल सप्लीमेंट्स, कई लोगों ने तो कोविड से पहले ही इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ खाने की शुरुआत कर दी हैं। तो व्हाट इज़ द राइट सॉल्यूशन फॉर इट? क्या ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, रेमडेसिविर का एक क्रेज़ चल रहा है अभी, आप देखिएगा तो यू वॉन्ट फाइंड रेमडेसिविर दैट ईजिली। भारत ने इसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया। अब दुनिया के अलग अलग देशों में जो ट्रायल्स किए गए हैं उससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं, कुछ ऐसी, नॉट वैक्सीन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है कोविड को ट्रीट। जैसे कि आपको याद होगा HQL, हाइड्रोक्लोरिक, ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इज़न्ट इट, हाइड्रोक्लोरोक्विन, यस उसका नाम था। भारत ने यूएसए को दी थी। उस टाइम पर ट्रम्प साहब ने एक धमकी दी थी कि अगर भारत हमें ये नहीं देगा हाइड्रोक्लोरोक्विन तो फिर हम देखेंगे कि आप देख लेंगे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें याद आया कुछ। तो ये जो मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है मेडिसिन, तो इसका कोई इस्तेमाल मीन्स इसका कोई बेनिफिट नहीं है कोविड में, लेकिन वो एक लंबे टाइम तक दी जा रही थी लोगों को। अब एक रिकवरी ट्रायल हुआ, ये एक प्रकार के मेडिकल ट्रायल्स हुए हैं यूके में, फिर रीमैप कैप ये हुआ, और WHO का जो सॉलिडारिटी ट्रायल हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स जो हैं इनका कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जो नॉलेज इन सारे ट्रायल्स ने अचीव की हैं, ये सारी चीज़ें मेडिकल प्रैक्टिस में तब्दील होनी चाहिए। किसी भी गांव के अस्पताल में भी आप जाएं तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि ट्रायल्स में कौन कौन सी मेडिसिन को अप्रूव किया है, कौन कौन सी मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़, जो ड्रग्स बेनिफिट करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, राइट, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। तो पता चला कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो इल थे, बहुत क्रिटिकल इल थे, तो उनके लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन साबित हुई है। ये इन सारे ट्रायल्स में पता चला है। इनफैक्ट आप देखिए यूके WHO का ये सॉलिडारिटी ट्रायल, इन ट्रायल्स ने ये कहा है कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, लेकिन ये चीपली और सभी जगह चीप और यूनिवर्सली अवेलेबल ड्रग्स हैं जिसने हज़ारों जानें बचाई हैं, लेकिन इसकी कोई ऐसी ख़ास डिमांड नज़र नहीं आ रही है। फिर दो ऐसे ड्रग्स हैं जिनका नाम है इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर। इसको जब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ मिक्स करके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी नॉलेज जो हैं वो हमें आर्टिकल से पता चलती है। दिस शुड बी ए वेरी कॉमन नॉलेज, इज़न्ट इट? हमारे देश में सभी को, रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको पूछूं तो कहेंगे हाँ मैंने नाम सुना है। आपने सुना होगा
कि आपके शहर में भी आपके कोई रिश्तेदार दोस्त उस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है। लेकिन जो सॉलिडारिटी ट्रायल्स और ये रिकवरी और रिमैप कैप ट्रायल्स हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें साबित की हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स को भी शायद नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इज़न्ट इट, हमारे लिए। ये रहे कल के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। फ्रोजन श्रिम्प, आर्टिकल 14 एंड रेमडेसिविर अगेन। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो INS है, इंडियन नेवल शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको डीकमीशन किया है, तो उसमें इंटरफियर करने से, उसके डिसमेंटलिंग में इंटरफियर करने से मना कर दिया है। तो नेम दैट शिप। फिर ये एक थोड़ा लंबा प्रश्न है, ये स्पुतनिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स या फिर कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिएगा, इनको एक बार पढ़ लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब बांग्लादेश के विज़िट पर गए थे तो उन्होंने एक जगह थी जिसका नाम है ओराकांदी, तो ओराकांदी की एक विज़िट की थी। ये ओराकांदी जो है ये हरिचंद ठाकुर की जन्मभूमि है। और हरिचंद ठाकुर जो है वो किस सेक्ट के फाउंडर हैं, बताइए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर, आज हमने 35 मिनट्स बात कर ली। वो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर बेरिंग मी फॉर एक्स्ट्रा 5 मिनट्स। जनरली हम 30 मिनट के अंदर लेक्चर जो है 31 मिनट्स का लेक्चर होता है, बट दैट्स फाइन। 4 मिनट्स आई एम श्योर यू गाइज आर, आपकी अब कैपेसिटी है दैट अगर 5-10 मिनट भी ज़्यादा लेक्चर हो जाए देन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट माइंड। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे स्टडी IQ में, तो कीप वॉचिंग। जय हिंद।